नमस्कार दर्शकों, मैं सुनैना आज आपके लिए एनटीए नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगाई गई कहानी राजा निर्वंशिया का संक्षिप्त सारांश व प्रमुख कथन तथ्य लेकर आई, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कहानी का परिचय। राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में 19 कहानियां संग्रहित है। ये संग्रह 1957 में प्रकाशित हुआ था। इस कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। कहानी का विषय संदेह के उपरांत दाम्पत्य बिखराव की कहानी है। ये कहानी आधुनिक जीवन की उन विसंगतियों की तरफ इशारा कर रही है जो समाज के द्वारा भी उत्पन्न किए जाते हैं। इस कहानी में दो लोगों की कहानी कथा समानांतर रूप से चलती है, एक तरफ राजा निर्वंशिया की, दूसरी तरफ आधुनिक जगपति की। कहानी के पात्र। जगपति चंदा, दयाराम, बच्चन सिंह, राजा निर्वंशिया, राजा की पत्नी भटियारिन, जो राजा की पत्नी ही है, अपना रूप बदलकर राजा से मिलने जाती है। कहानी का संक्षिप्त सारांश। राजा निर्वंशिया की कहानी। इस कहानी में दो कथा है। एक राजा निर्वंशिया की है जो लेखक की माँ सुनाया करती थी। उस कहानी में राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा को महल में आना था, लेकिन नहीं आए तो रानी परेशान हो गई और मंत्री के साथ राजा को खोजने चली गई। आई तो देखा राजा पहले से महल में आ चुके हैं, लेकिन मंत्री के साथ रानी का जाना राजा को अच्छा नहीं लगा। एक दिन राजा को किसी ने अनुचित शब्द कह दिए, जिससे परेशान होकर वो कहीं चले गए। वहां रानी भटियारिन का रूप लेकर राजा से मिलने गई, उनके साथ रही, बिना उन्हें अपनी असली पहचान बताए महल में लौट आई। राजा उसके बाद कई साल तक महल में नहीं आए। रानी के दो पुत्र हुए। राजा कई साल बाद महल में लौटे। उन्होंने दोनों बच्चों को देखकर अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अपने सतीत्व को साबित करने के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या पूरी होने पर राजा ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और दोनों बच्चों को अपनी संतान मान लिया। जगपति और चंदा की कहानी। चंदा और जगपति की कहानी लेखक के द्वारा लिखी कहानी है। इस कहानी का अंत दुखांत होता है। जगपति अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाता है, जहाँ डाकू डाका डालने के लिए आ जाते हैं। बीच बचाव में जगपति घायल हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसका कंपाउंडर है बच्चन सिंह। जगपति को ठीक करने के लिए जिन दवाइयों की जरूरत थी, वो दवाइयाँ लाने के लिए चंदा अपने हाथों के कड़े बच्चन सिंह को दे देती है, लेकिन बच्चन सिंह उसे चंदा को लौटा देता है। चंदा कड़े देने की बात तो जगपति को बताती है, लेकिन वापस लौटाने की बात नहीं बताती। एक दिन वो कंगन उसे घर में मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो चंदा पर शक करता है। जब चंदा गर्भवती हो जाती है तो उसके चरित्र पर लोगों द्वारा अनैतिक बातें कही जाती हैं, जिसे सुनकर जगपति भी चंदा पर शक करता है। परिणाम स्वरूप उसे मायके जाना पड़ता है। एक दिन मुंशी जी द्वारा चंदा के बेटे होने की बात पता चलती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो किसी और के घर बैठने वाली है, अर्थात किसी और से शादी करने वाली है, जिसे जानकर जगपति को पछतावा होता है। वो तेल और अफीम पीकर आत्महत्या कर लेता है। चंदा के लिए खत लिखता है, जिसमें उसे बच्चे को लेकर चले आने की बात कहता है। अपनी अंतिम इच्छा में आग बच्चे से ही दिलवाने की बात को कहता है। कहानी की घटना व संवाद। निर्वंशिया कथा के घटना संवाद। दर्शकों, इस कहानी की घटना और संवाद आपको बहुत ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बैठने वाले हैं जिसमें ये कहानी लगाई गई है, तो आपसे कोई भी कथन देकर पूछा जा सकता है ये किस कहानी का है, या किस पात्र ने इसे कहा है, या किससे कहा है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी।
सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के साथ महल में रहते। कहानी राजा की तरफ चली जाती है। राजा के न लौटने पर रानी मंत्री के साथ उसे खोजने जाती है, लेकिन जब महल में वापस आती है तो राजा महल में ही मिल जाता है। लेकिन राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी राजा को समझाती है। राजा से अटूट प्रेम के कारण रानी राजा को खोजने गई थी। लेखक की माँ जो कहानी सुनाती थी उसमें राजा बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर वापस आया। रास्ते में दो बच्चे उसे मिले जिन्होंने राजा की मदद की। बदले में राजा से राजा का आधा धन मांग लिया। राजा ने उनकी ये बात मान ली। राजा जब महल पहुंचा तो उसने अपने बच्चों को अपना बच्चा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिस समय वो अपनी पत्नी से मिला था वो एक भटियारिन के रूप में थी। परिणाम स्वरूप वो अपने बच्चे को अपना नहीं मान पा रहा था। रानी कुल देवता के मंदिर में गई। अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या की। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध उभर आया। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए, फिर से राजकाज संभाल लिया। राजा ने रानी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और राज्य के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम गुदवाकर चालू किया। जगपति चंदा कथा के घटना संवाद। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। जगपति लेखक के बचपन का मित्र था, जिसके लिए लेखक दांत काटी दोस्ती होने की बात करता है। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वो लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। चंदा की सास की मृत्यु हो जाती है। अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। जगपति के ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। घर की लाज तुम्हारी लाज है। इस बात को कहने के तुरंत बाद जगपति की माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे, 7वें रोज जरूर लौट आते थे। वर्तमान की कहानी में जगपति को दयाराम की शादी में जाना पड़ा। दयाराम के घर डाका पड़ गया। डाका डालने वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सब डर गए, लेकिन दयाराम और जगपति ने उनसे लड़ाई की। जगपति ने कहा, ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। अब इस लड़ाई झगड़े में जगपति घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके लिए चंदा अस्पताल पहुंचती है। चंदा को जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में, जहां रिश्तेदारों के लिए कोठरियां थी, रुकना पड़ा। अर्थात हॉस्पिटल में जो पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए वेटिंग रूम होता है, वहां उसे रुकना पड़ा। जगपति की जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन में 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखता था। छोटे लोग उसे ईश्वर का अवतार मानते थे। कंपाउंडर का नाम बच्चन सिंह था। बच्चन सिंह ने चंदा से कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयां सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। जगपति चंदा से कहता है, देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो
जगपति कहता है, तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। चंदा जगपति की दवाइयाँ लाती है, जिसके लिए कहती है, मैंने हाथ का काढ़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। चंदा अपना काढ़ा बेचने को देती है, लेकिन बाद में बचन उसे लौटा देता है, जिसे घर में देखकर जगपति चंदा पर शक करता है। जगपति सोचता है, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। चंदा ने जब कड़ा बच्चन सिंह को दिया तो उसने वो कड़ा उससे लेकर वही कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। बच्चन सिंह का तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वो परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति का घर भी मैनपुरी में था। 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिंक रही थी। जगपति की चाची ने कहा, अपने घर के भीतर से ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। चाची की बात सुनकर जगपति गहन चिंता में डूब गया, जिसे लेखक ने कुछ ऐसे व्यक्त किया है। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वो राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। गुस्से में जगपति ने चंदा से कह दिया, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। रात को जगपति को चंदा के कड़े मिल जाते हैं। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। कहानी का अंश। एक स्त्री से यदि पत्नित्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। दूसरी आंख की रोशनी, कड़ा गहना पत्नित्व का प्रतीक है। चंदा का कथन बच्चन सिंह से, अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। चंदा जगपति से कहती है, इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर पर न रहते घुसकर बैठ सकते हो। जगपति बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। जगपति ने कहा, आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना। मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। वो कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना ना छोड़े, जिसमें वो अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ काम चाहिए। लेखक ये जगपति के लिए कहता है, क्योंकि वो उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। काम तो चाहिए। एक दिन जगपति ने तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर लकड़ी की टाल खोल लिया, अर्थात लकड़ी की कोई दुकान खोल ली। दिन भर वो 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वो पति हो सकता है, पर बाकी समय, लेखक कहता है, बच्चन सिंह जब जगपति के सामने आकर खड़ा होता तो वो उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न भरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह। दर्शकों, तरकारी यहाँ पर सब्जी को कहा गया है। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कंटीला बाबुल का एकाकी पेड़ शून्य सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक
पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। जगपति चंदा से कहता है, ये सब मुझे क्या दिखा रही हो बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले। तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई, अर्थात मायके चली गई। उसके बाद जगपति दिन रात टाल पर ही काट देता। उसका मन मुर्दा हो गया था। जगपति घर पर ताला लगाकर नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वो पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आंख है, न कान, न मन, न इच्छा। वो उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ काटने थे। जगपति को चंदा की बात याद आई। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वो ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? शकूरे ने कहा, हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तखत पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। मुंशी जी ने कहा, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वो चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति ने मुंशी जी से कहा, बाबा अपना कहकर किस मुंह से मांगू? बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसों से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं? जगपति सोचता है, हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वो जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वो बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। उसी रात जगपति सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि रानी की तरह चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी। जगपति ने मरते समय 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम पर। चंदा को उसने लिखा था, चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपए में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर अर्थात दर्शकों, माँ जो कहानी सुनाती थी उस कहानी का अंत जो है वो सुखांत होता है, लेकिन लेखक ने जो कहानी लिखी है इस कहानी का अंत बेहद दुखांत है। कहानी का निष्कर्ष, इसमें समानांतर रूप से चल रही 2 कथाओं में एक का अंत सुखांत होता है, दूसरी का अंत दुखांत होता है। जगपति अपनी पत्नी पर विश्वास कर भी लेता, लेकिन उसके मन के शक को यकीन का साकार रूप देने में समाज का योगदान है, जिसमें उसकी चाची और पास पड़ोस के लोगों के अनैतिक शब्दों का योगदान है। लगभग यही स्थिति हमारे समाज में भी व्याप्त है। हम उन बातों को सच मानने से पहले जो सच में सच हैं, उन बातों पर पहले यकीन करते हैं
जो समाज के लोग बिना सोचे समझे परिस्थिति को जाने बगैर करते हैं। चंदा ने जगपति की जान बचाने के लिए ही बच्चन सिंह से मदद ली, लेकिन जगपति ने इसमें उसका साथ देने के स्थान पर ही उसे गलत समझा।